माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आधी आबादी से ही अपनी बात को आरंभ करता हूं। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज की जो आधार है वह कहीं ना कहीं पुरुषवादी विचारधारा के माध्यम से इस समाज के आधार को रखा गया है। महोदय, हमने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा था लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें एक्स गुणसूत्र एक स्त्री के पास होता है और XY गुणसूत्र एक पुरुष के पास होता है। और जब एक पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र एक स्त्री के X गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पे निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित हैं। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन कहेंगे, क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है आज हमारे पास 81 MLA में 25 वर्ष हो चुके हैं। कितने MLA आए हैं महिलाओं के रूप में? मात्र 12। आज हमारे पास 12 मिनिस्टर हैं। कितनी महिलाएं हैं? 2। यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई हैं और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, फिलहाल वर्तमान में इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अनुसूचित जनजाति, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं, महान सभ्यताएं, विशाल सभ्यताएं आक्रमण से ध्वस्त हो गईं, और आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, आदिवासी सभ्यताएं अतिक्रमण से ध्वस्त हो रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सोनो मुंडा की हत्या। कुछ वर्षों पूर्व बोकारो में भी सुरेश सोरेन की हत्या हुई थी जमीन विवाद के मामले में। अतिक्रमण, आक्रमण से सभ्यताओं का अंत हुआ था, आज आदिवासी समाज अतिक्रमण से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, हासा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी की जब बात आती है तो राज्य की आधी आबादी की बात आती है। माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ। 1 मिनट, ओबीसी पे बात पे थोड़ा किया जाए। ओबीसी महोदय, ओबीसी इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस आबादी को 14% आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आज चूंकि ST, SC, माइनॉरिटी, ओबीसी को इस बजट के माध्यम से उनके कल्याण पर चर्चा हो रही है, तो मेरा मानना है कि दान से उनका कल्याण नहीं होगा। अगर उन्हें देना हो तो दान नहीं, उनका हक मिले। और सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूं 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर ST, SC, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए, तभी SC, ST, ओबीसी और माइनॉरिटी का कल्याण हो पाएगा वास्तव में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, पक्ष से लोगों ने अपनी उपलब्धियों को बताया है और विपक्ष ने हमारी कमियों की ओर इशारा किया है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जो अच्छी बातें हैं, जो एक सरकार को उन बातों को आत्मसात करना चाहिए, हेमंत सोरेन की सरकार आत्मसात करेगी। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 5 वर्षों के कार्यकाल में ये उपलब्धि हुई, वो उपलब्धि हुई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा महोदय, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा
कि हम जो भी करते हैं उसका फैसला जनता देती है। जनता यदि फैसला गलत दी होती या जनता यदि फैसला आपके पक्ष में दी होती तो आज 28 आदिवासी का सीट आरक्षित है। 28 में से 27 हेमंत सोरेन जी के साथ है महोदय, और आपके पास मात्र एक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस राज्य में कमजोर वर्ग, आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति, दलित, पिछड़ा, अगर उसका सेंटिमेंट्स लेना है तो बाबा साहब को अपमानित करके, भारत के संविधान को अपमानित करके आप सेंटिमेंट्स नहीं प्राप्त कर सकते। मान्य सरकार का उत्तर। मान्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरी पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है वो संविधान के द्वारा प्रदत्त आदिवासी मंत्री के रूप में है, एडिशनल है एससी का, ओबीसी का, बट इस नाते मैं आदिवासियों के दर्द को 2 मिनट बयान भी करना चाहूँगा और मैटर जो और है उस पर भी हम जवाब देना चाहेंगे। महोदय, आदिवासी खाने पीने इसके लिए बहुत झंझावट नहीं कर रहा है, उसको तो पुरखों से कंदमूल खाते हुए आता है, वो लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। तो उस सर्वाइवल, इसीलिए हमने आज मांदर की वितरण करी, क्योंकि उनकी कल्चर डिटोरिएट हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस मांदर में बहुत मेलोडियस सॉन्ग आता है महोदय, अब वो खत्म होना तो एक चिंता का विषय है हमारे लिए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे और अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि 10 करोड़ का बजट भी है, तो सभी विधायकगण आदिवासी कम्युनिटी का जो गांव है उसमें कितने कितने मांदर और नगाड़ा का जरूरत है हमको प्रदान करेंगे, हम लोग उसको प्रदान करेंगे सर, किसी भी विधायक को। मैं सर बात ये कहना चाहूंगा कि हम आरोप तो नहीं कहने का मन होता है, लेकिन वो जो फैक्ट है तो हम क्या करेंगे सर। वो परिसीमन जो 2002 में किया गया सर, हम अभी तक पूरे आदिवासी कम्युनिटी 6 तो घटा दिया आदिवासियों का सीट को 2002 में भाजपा की सरकार ने। 6 सीट घट जाती अगर शिबू सोरेन ने नहीं गए होते प्रधानमंत्री के पास, और माननीय शिबू सोरेन ने, गुरुजी ने कहा, क्या कहा, हम लोग भी बैठे थे वहां महोदय, हम लोग भी बैठे थे, और हमें लगता है कि हमारे और भी लोग बैठे थे। मोहरा इसके बारे में इन्होंने चर्चा की, चूंकि मंत्री जी बोल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि इसका कारण है कि हमारी जो आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए, और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा ले, ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। हर लोगों की हो जाएगी। आप इस पर तैयार होइए। आप यहाँ मंत्री जी है, संसदीय मंत्री है, बोले आप कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा। और इसलिए संसदीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, मुख्यमंत्री नहीं है, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे घट रही है आदिवासियों की आबादी। और आदिवासियों की आबादी घटेगी तो प्रपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है कि आप उस सरकार में। अध्यक्ष महोदय बोलिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन भावनाओं को यहाँ रखा है, हमें आपत्ति है और सत्ता पक्ष को भी आपत्ति। ये चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या क्यों घटी,
लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बड़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने भावना रखी है इसको वापस करिए आप। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। महोदय, चूंकि हम वहां पर थे जब माननीय प्रधानमंत्री से बातें हो रही थी, गुरुजी ने एक बात कहा, हम आदिवासी जंगल में रहते हैं, शहर में जनसंख्या बढ़ रहा है, जंगल में संख्या नहीं बढ़ रहा है दूसरों का। जंगल में जितने आदिवासी हैं पहाड़ों में उतने ही हैं। आप सिसई को क्यों घटा रहे हैं? आप सिसई को घटा रहे हैं, बिशुनपुर को घटाए हैं, जहां उनका संख्या बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा कहां जनसंख्या है? शहर में आप घटाइए। ऐसी बातों को उसने तर्क दिया और प्रधानमंत्री के दिमाग में तुरंत आया और अमेंडमेंट कर दिया। 2008 में महोदय अमेंडमेंट करके जो 6 सीट घटाया था हमारे, अब क्या पता, हमारे बाबूलाल सर भी थे वहां, 2002 में थे, वो मांग सकते थे। आई थिंक कैसे हुआ क्या हुआ होगा हम नहीं कह सकते थे, कि रोकिए करके कह भी सकते थे, क्योंकि आदिवासी समाज से ही हैं, इसलिए वो नहीं हुआ। अभी फिर आने वाला है सर, अभी फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला। हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम एज ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सर, ट्राइबल के सेंटिमेंट को हम व्यक्त कर रहे हैं, नॉट ए मिनिस्टर, उसको, उसका डर को, उसका भय को। अब हम चाहेंगे कि जरूर आने वाला कल में, जैसे ढेबर कमीशन आया और उसने एक रिपोर्ट दिया, यहां घट क्यों रहा है? या तो सर ये डिलिमिटेशन एक्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर ट्राइबल का पॉपुलेशन घटेगा तो उसका सीट को घटा दिया जाए। इफ एनी देन टू बी रिजर्व ट्राइब ST and SC सीट, ऐसा बोलता है, उसमें भेग है सर। और कमीशन भेग को ला करके और 6 सीट इससे पहले भी हर बार घटाते गया है। 39% 51 में थे आदिवासी, हर 10 साल में जब जनगणना होता है उसके बाद परिसीमन होता है, हर बार घटते गया है, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इस बार तो हद हो गई, 6 को घटा दिया। सर आदिवासी कहां सर्वाइव करेगा? कितने बचेंगे? यहां से तो आदिवासी धीरे धीरे घटते घटते खत्म ही हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए मेरा आग्रह है, कोई कमीशन इस बार बचाने के लिए आप सबका सहयोग होना चाहिए और उसको श्योर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, माननीय गृह मंत्री जी के पास है, दोनों को ये बात कहा जाए, आप लोगों के तरफ से भी, हमारे तरफ से, कि आदिवासियों को आप किसी भी परिस्थिति में घटने, क्योंकि आप उसको जांच कराइए, क्या वो एक्ट में वैसा लिखा हुआ है कि घटाइए? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप एक कमीशन बनाइए, एक्ट को जांच करिए, कानून को जांच करिए, उधर से भी हो इधर से भी हो। जी सर। कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमें जानना चाहिए कि ST और SC को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान में, आबादी के प्रोपोर्शनेट, पहले लोकसभा और विधानसभा में दिया, बाद में सरकारी सेवाओं में देश के सभी राज्यों में आबादी के प्रोपोर्शनेट। और जैसे जैसे आबादी घटेगी ये दुष्परिणाम होगा। लेकिन आबादी क्यों घटा, हम तो यही कह रहे हैं ना सरकार से, भाई आप इसके लिए या तो कमीशन बैठाइए, जांच कराइए। हम कहाँ कह रहे हैं, या तो आप हमको कहिए कि यहां से लिख करके दीजिए कि झारखंड में NRC करवाइए। आखिर या तो आप ही एक कोई कमीशन बनाइए और एक एक आबादी को देखे, कौन आबादी कैसे घटा है और कौन आबादी कहां बढ़ा है। और मंत्री जी जैसे कह रहे थे कि शहर में, मैं मानता हूं, लेकिन संथाल परगना में कोई शहर नहीं है, वहां पर 16-17% आबादी कम हुआ है ट्राइबल की। ये हमें विचार करना पड़ेगा, गंभीर सवाल है, गंभीर मसला है ये। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम भाषण दे करके वोट की राजनीति के लिए हम निकल जाएंगे। ये राज्य में सबसे अधिक आदिवासी भुगतेगी अध्यक्ष महोदय। मान्यवर नेता प्रतिपक्ष ने बड़े सर, एक मिनट सर, मान्यवर हमलाल बाबू को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। सर बोलिए हमलाल बाबू। महोदय, अभी माननीय मंत्री कल्याण इस मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज मैं सरकार के विगत 5 वर्षों के कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को और आगामी कार्य योजनाओं के आपके समक्ष में रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। जब भी मैं राज्य की या देश की महिलाओं को नज़दीक से समझने का प्रयास करती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी महिला
सुशोभित हैं और बरसों बरस से प्रधानमंत्री के रूप में भी महिलाओं ने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्रियों के तौर पे और पदाधिकारी अधिकारियों के तौर पे वे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज चाहे कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, अंतरिक्ष में जाकर के भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संतोष यादव जैसी महान व्यक्तित्व वाली एक हिमालय जैसे पर्वत को कई बार अपने कदमों से उन्होंने उसको नापा है। इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें काफी गौरवान्वित महसूस होता है और दूसरी अगर हम तस्वीर देखेंगे तो वह कभी काफी हमें शर्मसार करती है। आज 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 90 वर्ष की वृद्धा असुरक्षा के भाव से जीने को विवश है। आज भारत देश में 94% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाती हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के, अपने पुरुष साथी के साथ उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को वे स्वीकारना और विवशता के साथ वो उसको निर्वाहन करने के लिए मजबूर रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग। इसका जिम्मा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों के जिम्मेदारी को लेना। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कल्याण तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। क्यों नहीं हम आज ये कल्याण शब्द को पीछे छोड़कर, चाहे वो मंत्रालय हो, विभागों हो, उनको हम बदल करके इसे अधिकार के नाम पे अगर किया जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई बरसों बरस से पांव में जो बंधी हुई बेड़ियां हैं इसको तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो कल्याण शब्द है, ये शब्द मुझे एहसास कराता है एक शासक और एक दास का। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में शासक नहीं होता है और ना ही कोई दास होता है। विश्व में अनेकों देशों में आजादी के बाद भी महिलाओं ने ये संघर्ष किया है कि वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सके। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आजादी के बाद, तुरंत बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले, इसके लिए बाबा साहिब जैसे दूरदृष्टा लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज हमारे समाज में जातियों में पिछड़ापन है और उस पिछड़ेपन में भी अगर आप महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो वो काफी भयावह है। आखिर विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों उठ रही है? आज समाज के निर्माता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति आज अपने ही जीवन को जीने के लिए विवश तरीके से क्यों मजबूर हो रही है? आज हम अगर कहेंगे कि हमारी जो कलम है उससे हमारी दूरी क्यों बन रही है और हम महिलाओं की कोख में ही हमारी बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही थी और अभी भी क्यों हो रही है? ये काफी भयावह सवाल है। और क्योंकि आज नीति निर्माता जिस तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें ये स्वीकारना होगा कि जाति आधारित पिछड़ेपन को अगर आप जेंडर के लेंस से देखेंगे तो काफी दर्दनाक दृश्य आपको नजर में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी ये सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, ये भारत के विषय के साथ ये विश्व में भी हर एक कोने में अगर आप महिला की स्थिति को देखेंगे तो कमोबेश आपको यही परिस्थिति नजर आने वाली है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने काम भी किया है और हमारे देश में भी काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इस बात पे ताली बजाते हैं कि गर्भवती महिलाओं की मौतें कम हो रही हैं। हमारी जो बच्चियों का भ्रूण जिसको खत्म किया जाता है, हम उसको बचाने के लिए ताली बजा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में
सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले, उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमाह 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे? आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26,000 से अधिक लोगों को कम ऋण में उनको उनकी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जा रही है, और वहीं पर में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत 3,47,000 एकड़ वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप 594 हमारे छात्रावास का काम शुरू हो चुका है और वहां पे छात्रावास का मरम्मती के साथ बच्चों को भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अंबेडकर छात्रावास, रेडमा, डाल्टनगंज आदिवासी छात्रावास, रांची से अतिरिक्त 2 अन्य छात्रावासों में के काम के स्वीकृति भी मिल गई है। पहले फेज में 500 करके 10 छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को उनके से सम्मान राशि 2500 रुपए उनको दे रही है और ये आर्थिक सहायता उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वादा करने और उसे निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो पूरे राज्य के लोगों को, महिलाओं के साथ किया था, वो वादा भी पूरा कर रही है और आज ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय विषय है। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि प्रतिमाह 1,000 रुपए, 2500 रुपए जब दे रहे हैं तो महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं उन्हें अपने बच्चों के पोषण आहार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने कुछ छोटे स्वरोजगार के लिए इत्यादि
वो उससे इस्तेमाल कर रही है, जो काबिल तारीफ है। और इस योजना के तहत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करना। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को। ये उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है राज्य की महिलाओं के लिए, जो उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस एक योजना को बोल करके धरातल में ला करके सबके हाथों में पैसा दे करके, ये वही बात होती है कि मैंने पौधा लगाया, लेकिन पौधा लगा के उसका फल देने का काम हमारी अबुआ सरकार कर रही है। एक महिला के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं अबुआ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और राज्य में लोगों की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से एक अन्य योजना, सर्वजन पेंशन योजना के तहत, जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब पूर्व में भारत सरकार ने राज्य में 11 लाख लोगों को पेंशन योजना देने का काम किया था, वहीं वर्तमान में राज्य सरकार ने अपनी निधि से 21 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का काम किया। अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो 32 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज महोदय जी ये मांग करते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके डबल इंजन के युग में 21 लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके धूप में विवश कर दिया था कि आप अपनी बारी का इंतजार करिएगा। और ये बारी अगर देने का काम किया है तो अबुआ सरकार ने काम किया है। महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन के नाम पे 200 रुपए देने का काम किया है, वहीं झारखंड सरकार ने 1000 रुपए देने का काम किया है। भारत सरकार ने हमें विधवा पेंशन में 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। भारत सरकार ने दिव्यांग के लिए 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। ये 200-300 रुपए सुन करके ही मजाक जैसा अनुभव होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज इस सदन में मैं आपके समक्ष पूरे सदन की तरफ से महिला होने के स्वरूप से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भारत सरकार से मैं मांग करती हूं कि इस राशि को अगर वो 1500 रुपए कर दें तो काफी हम लोगों के लिए सहूलियत भी हो जाएगी। आज हमारी सरकार हमारी बच्चियों की शिक्षा, उसकी प्रोन्नति के लिए हमारी लाई गई योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि बच्चों के अकाउंट में जा रहे हैं, जहां कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 की बच्चियों को ये पैसा दिया जा रहा है, ताकि किसी आर्थिक कमी से उनकी पढ़ाई न रुक सके। आज हमारी जो योजनाएं हैं वो हमारी दृष्टि को रेखांकित करती है। हमारी योजनाएं कल्याण के लिए नहीं, हमारे अधिकार की दृष्टि से हम उसे देखते हैं। वे अधिकार जो हमें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे, वे अधिकार जिसे हमें वंचित रखा गया था। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन stronger. Women are already stronger. But the main thing is that it is about changing how the world perceives that strength. और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अथक प्रयासों से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश में महिला को एक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। और आज मुझे नहीं लगता कि हमारी इस संगठित ताकत को, नारी शक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी दरकिनार कर सकती है, क्योंकि आज केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें अपने बजट में इसे सिंगल डिजिट में रखती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन झारखंड सरकार ने इस विभाग को 15% से ज्यादा का आवंटित दर्ज किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वित्त मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि कि क्योंकि घर में एक महिला अपने परिवार को किस तरीके से संजोती है। अगर आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि घर की बेटियों को शिक्षित कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर में एक शिक्षित बहू आती है तो एक
समृद्ध परिवार का निर्माण होता है और उसके बाद एक समाज का निर्माण होता है, उसके बाद एक राज्य का निर्माण और उसके बाद एक देश का निर्माण होता है। अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हम सब के सम्यक प्रयास से हमारी ये स्थिति बहुत अच्छी होगी और हमारा जो हर किसी का, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक सपना में तक सीमित है, उसे आगे बढ़ा करके राज्य के आखिरी खड़े पायदान व्यक्ति तक उनके घर को चमकाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बस मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये क्षण दिया, ये पल दिया जब मैं अपनी बातों को सदन के सामने में रख सकूं। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा साहू, आप अपने से हाथ भी उठाते हैं, अपने से खड़ा भी हो जाते हैं। ये दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट कम अंडर गुड प्रैक्टिस। प्लीज प्लीज बोल लीजिए, बोलिए। साउंड दीजिए ना जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सुकन्या योजना की शुरुआत किए थे महोदय, उसी को ये सरकार सावित्री भाई फुले योजना बोल के अपना पीठ थपथपा रही है महोदय। और 600 रुपया राज्य सरकार देती थी, जिसे हमारी सरकार ने विधवा बहनों को, महिलाओं को, दिव्यांग को, सबको बढ़ा के 1000 किया था महोदय। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसे 2500 करिए। 1000 तो हम लोगों ने किया था और नाम बदल के अपना पीठ को मत थपथपा। पूर्णिमा जी, आप जो करना है करने दीजिए, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को पूर्णिमा साहू का जोहार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिला बाल विकास मंत्री और सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जो अनुदान की मांग पेश की गई है, उसके कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर आज खड़ी हुई महोदय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ इस राज्य की सरकार को सत्ता सौंपी है, आज वही राज्य की सरकार हमारी जनता के उम्मीदों को, भावनाओं को, उनके भरोसे को कुचलने का काम कर रही है महोदय। मैं आज इस सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार की विफलताओं को तो उजागर करूंगी ही, साथ में यह भी बतलाऊंगी कि हमारे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में कैसे झारखंड विकास की ओर अग्रसर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के ऊपर हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में चौपाई दी गई है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है महोदय। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अर्थात स्पष्ट है महोदय, कुछ लोगों का लेना भी झूठ होता है और देना भी झूठ होता है। कुछ लोगों का खाना भी झूठ होता है और नाश्ता भी झूठ होता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं महोदय। ये चौपाई मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ महोदय, इस चौपाई के लिए वर्तमान सरकार के झूठे वादे और फरेब इरादे इसकी गवाही देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे कर ये सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन आज हमारे राज्य की जनता जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। माननीय महोदय, यह सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है महोदय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काम होता है राज्य के जनजाति समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करना। ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है महोदय, लेकिन इनके कार्यकलापों से जो कहानी है बिल्कुल अलग ही प्रतीत होती है महोदय। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने इस विभाग में बजट पिछले वर्ष की तुलना लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं महोदय। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय? ये कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है महोदय, जहां हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में व्यापक वृद्धि हुई है महोदय। और ये घटनाएं और ये जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं महोदय कि जो झारखंड पुलिस द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं कि प्रतिदिन जो लगभग औसतन 4 से अधिक जो है ऐसी घटनाएं होती हैं।
और इस मामले में आधी जो घटनाएं, आधे जो मामले होते हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के होते हैं महोदय। और इन नाबालिग बच्चियों को भी इंसाफ दिलाने के लिए, पोस्को कानून के तहत न्याय दिलाने के लिए भी ये सरकार जो है फिसिड्डी साबित हुई है महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे राज्य के आदिवासी भाई बंधु जो है वो अपने धार्मिक स्थान सरना स्थल के लिए, उनके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है महोदय। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां पे घुसपैठी और धर्मांतरण गिरोह जो है हमारे झारखंड की आदि संस्कृति और परंपरा को तबाह करने में लगे हुए हैं और राज्य की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते मुकदर्शक बनी हुई है महोदय। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी महोदय कि हमारे जो आदिवासी बच्चियों को जो उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार दुष्कर्म के मामले में इन्हें, जबकि इसे तो अबुआ सरकार कहा जाता है, ये आदिवासी हितैषी सरकार है, हमारे राज्य के मुखिया भी जो है जनजाति समाज से आते हैं महोदय। तो जो ये दुष्कर्म के मामले हैं, इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए महोदय, ये चिंता का विषय है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए महोदय और कानून और नियम ठोस बनाने चाहिए महोदय। महोदय, मैं इस धर्मांतरण गिरोह को और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें रोकने के लिए कुछ सुझाव जो है वो सदन में रखना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी महोदय। सुझाव ले लीजिए महोदय, मंत्री महोदय, सुझाव ले लीजिए। सुझाव ये है, पहला सुझाव मैं ये रखना चाहूंगी कि हमारी जो आदिवासी बच्चियां हैं उनका विवाह के बाद जो संपत्ति है वो पति के नाम पर ट्रांसफर ना हो। दूसरा, आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम अनिवार्य किया जाए, जिससे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनकी पहचान हो सके महोदय। और ये अविलंब इस पर कानून जो है लागू कर जो है सरकार को हमारी बच्चियों की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए महोदय और इस कानून को जल्द से जल्द इसमें प्रावधान में लाना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके हमारे राज्य के युवाओं को 100% नौकरी देने का कार्य करें महोदय। महोदय, ये सरकार जो है पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा इन्होंने किया था, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि वरिष्ठ विधायकगण हमारे प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने की बात सरकार ने कही। आपको बता दूं महोदय, पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा तो सरकार ने किया है, लेकिन आज स्थिति जो है, जो वादे के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, तो जो ठोस पहल इन्हें लाना चाहिए था वो इन्होंने नहीं लाया है महोदय। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, अन्य जिलों पर, संथाल परगना के 6 जिलों पर ओबीसी आरक्षण 0 है महोदय। और इस दिशा में भी इस राज्य की सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है महोदय। क्या ये हमारे ओबीसी समाज के साथ न्याय कर रही है राज्य की सरकार? पिछले 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में इन्होंने ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के साथ न्याय नहीं किया है महोदय। महोदय, मेरा सुझाव होगा कि शासन और प्रशासन को संवेदनशील होकर और जवाबदेह बनकर जो है कार्य करना होगा महोदय। महोदय, सरकार ने विभाग के कुल बजट में से लगभग 1900 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए जो है रखा है, जो पिछले बार की तुलना में ये भी कम है महोदय। कल्याण विभाग के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब इससे जनजातीय समाज का कैसा ये समग्र विकास करेंगे, अब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है महोदय। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नई योजना जो है शुरू नहीं की है महोदय, जिससे सरकार की जो है प्राथमिकता पता चलती महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं, नेतागण हैं,
वो हर बार यही प्रश्न करते हैं कि आपके 5 साल के कार्यकाल में, रघुवर दास जी के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। मैं कुछ तथ्यों के साथ सदन को बताना चाहूंगी कि आदिवासी विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रघुवर दास की सरकार ने उसे करके दिखाया था। महोदय 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 थोड़ा सुन ले, सुनने का। महोदय अच्छा, 1 मिनट। पूर्णिमा जी, ये तो सत्ता में है महोदय, बोल सकते हैं। आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना। सुनने का भी नहीं आप रखना लोग चाहिए। बैठिए। सुनिए, पूर्णिमा जी, बोलने से पहले अच्छे श्रोता होना जरूरी है महोदय, इन्हें सुनने कहिए। पूर्णिमा जी, 1 मिनट सूचना में खड़ी है तो आसन का बाध्यता है, देना पड़ता है। आप 1 मिनट ब्रेक करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना चाह रहा है? ट्रेजरी बेंच में है अध्यक्ष महोदय, समझते हैं नियम को। माननीय सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, अच्छा बोल रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय। मगर एक आदिवासी होने के नाते मेरा दिल कांप रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरा शरीर कांप रहा है ये सुनते हुए। जिनके परिवार के लोगों ने 3 मिनट में हमारा सीएनटी कानून को बदलने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने हाथ सरना धर्म तक नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने अध्यक्ष महोदय लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, वो लोग आज यहाँ पे आते हैं। अच्छा, बोलने दीजिए। समय बदला है, समय। बढ़िए, पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। महोदय ऐसे होगा। माननीय सदस्यगण, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। दूसरों पर प्रश्न करने से बजाय खुद के अंदर, खुद के गिरबान में झांकना जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय बोल रहा है पीछे माननीय सदस्य बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। बैठिए आप लोग, उनको बोलने दीजिए। बैठे नवीन जी, आप काफी अच्छे सदस्य हैं, आप उनको पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। महोदय, आज मैं सदन को बताना चाहूंगी कि कौन कौन से कार्य हमारे रघुवर दास जी की सरकार में हुए थे। महोदय, संथाली ओलचिकी लिपि को सरकारी मान्यता दी गई थी तथा इससे प्रोत्साहित किया गया। स्टेशन, स्कूलों, सरकारी कार्यालय आदि स्थानों पर ओलचिकी लिपि का व्यापक उपयोग किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ओलचिकी में पढ़ाई शुरू कराई गई। महोदय, संथालों के प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल लुगुबुरु, घंटबाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। महोदय, पहली बार आदिवासी बहुल ग्रामों में आदिवासी ग्राम विकास समिति, दूसरे गांवों में जन ग्राम विकास समिति का गठन कर 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य को करने का अधिकार दिया गया था। महोदय, विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समाज की चिंता भी भाजपा की सरकार ने की थी। पहली बार आदिम जाति जनजाति परिवारों को मुख्यमंत्री डाकिया योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज प्रत्येक माह उनके घर तक पहुंचाया जाता था। महोदय, यह कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना से 73,386 परिवार लाभान्वित हुए थे। महोदय, आदिवासियों के लिए 2014 तक मात्र 18,943 वनाधिकार पट्टा निर्गत हुआ था। रघुवर दास जी की सरकार में, उनके कार्यकाल में 61,970 लाभुकों को 1,04,066 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था। महोदय, पहली बार झारखंड पुलिस में आप लोग बोले नहीं थे। एक मिनट पूर्णिमा जी, आप लोग तो कोई नहीं बोले, इन तमाम बातों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा, इन विषयों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा। आप लोग कोई नहीं बोले थे। बोले दीजिए उनको, बोलिए। पहली बार झारखंड पुलिस को पहाड़िया समुदाय के लिए 2 बटालियन का गठन किया गया था। इसमें पहाड़िया समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। महोदय, राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस सरकार ने इसे भी क्रियान्वित नहीं किया। मैं सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इस गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर इन्हें दोबारा से क्रियान्वित करें, ताकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। महोदय, रघुवर दास की सरकार ने 521 आदिवासी संस्कृति केंद्र, मांझी मानकी हाउस, गुड़मुड़िया, दुमकुड़िया इत्यादि केंद्र
का निर्माण कराया। राज्य में पहली बार, सुनने का भी थोड़ा हौसला रखे महोदय, राज्य में पहली बार परंपरागत ग्राम प्रधान ब्यूरी, मानकी मुंडा, डकवा, परगैणत, पड़ानी, जोगमांझी, कुमार, नायकी, गो, रैयत, पहाड़, राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल व तावेदार को प्रति माह सम्मान की राशि दी गई महोदय। आज वह राशि भी बंद कर दी गई महोदय। मेरे पास कई प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जो है बातें रखी है, सरकार ने इन्हें भी सम्मान राशि देना जो है प्रारंभ करे। मेरा ये मांग इस सदन के जरिए से राज्य की सरकार को होगा महोदय। ताना भक्तों को मुख्य धारा में लाने व उनके विकास के लिए ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था महोदय। अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों व निवेशकों को रियायती दर पर सरकारी जमीन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ माना जाता है कि देश, राज्य और समाज की जो प्रगति का मापदंड होता है वो उस राज्य की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर होता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है महोदय, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं महोदय। लेकिन आपकी ये अबुआ सरकार महोदय हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है महोदय। इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था, और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई। जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती है उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? क्या उन्हें सम्मान पाने का कोई हक नहीं है? ये उनका अपमान नहीं तो और क्या है महोदय? इन्होंने चुनाव में महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन सरकार अब इसे भी भूल गई है महोदय। इस पर ना विचार होता है, ना विमर्श होता है, ना बात होती है महोदय। ये हमारे राज्य की महिलाओं के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगी महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की स्थिति राष्ट्रीय औसत दर से बदतर हो गई है महोदय। पोषण और देखभाल की कमी के कारण बच्चे और महिलाएं के जो राष्ट्रीय औसत दर है वो खराब होते जा रहे हैं। सरकार की अनदेखी और उपेक्षा का दंश राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं और उनके परिजन हैं वो झेल रहे हैं महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में नवजात बच्चों की में वेस्टेज, वजन में कमी, अविकास जैसी समस्या तेजी से पनप रही है महोदय। राज्य सरकार अपने भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रही है महोदय? ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये क्या कर रहे हैं महोदय? अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के पीछे सही नेतृत्व नहीं होना है, साफ नियत नहीं होना है, स्पष्ट नीति नहीं होना है महोदय। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य में हमारे नवजात बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं महोदय, हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है, हमारे राज्य के जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके भविष्य का आधार है महोदय। अब कैसे ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप इन आंकड़ों में समझ सकते हैं महोदय। राज्य में कुल 38,514 आंगनबाड़ी केंद्र है महोदय, ध्यान दीजिएगा। इनमें से केवल 24,000
295 केंद्रों के पास ही अपना भवन है। बाकी या तो भाड़े में चल रहे हैं या किसी सरकारी भवन में कार्यरत हैं। अब मैं इस बजट में देख रही थी तो मुझे बताना चाहूंगी कि इस बजट में वर्ष में सरकार ने 2500 नए भवन आवंटित किए हैं, नए भवन के लिए राशि आवंटित की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11,212 भवन भाड़े में चल रहे हैं और सरकार केवल 2500 भवनों के लिए जो है राशि आवंटित करती है। वहीं जनजाति क्षेत्रों में 9,175 आंगनबाड़ी भाड़े के भवन में चल रहे हैं। इनमें से केवल 275 नए भवनों के लिए इस वर्ष सरकार ने बजट आवंटित किया है। ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं महोदय। या इस सरकार ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है महोदय कि आंगनबाड़ी की स्थिति और वहां मिल रहे जो वित्तीय वर्ष के, अगर मैं बताऊं कि वहां जो गर्म कपड़े दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और वो गर्म कपड़े भी जो बांटे जाते हैं महोदय वो सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित है। और उन गर्म कपड़ों के लिए जो विगत वर्ष में जो इसके लिए लगभग 42.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे महोदय, लेकिन इस कपड़े को सिर्फ सप्लायर जो है वो सप्लायर करने वाला जो समूह है वो जो है इसे ऊंचे दामों में मनमाने दरों पर इसे जो है रख देते हैं, आपूर्ति करते हैं महोदय। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस राज्य की सरकार हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से राज्य के हमारे जो योजनाएं हैं वो हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे केंद्र से जो योजनाएं आती हैं वो हम गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर ये केंद्र ही नहीं होंगे तो इन योजनाओं का क्या होगा महोदय? योजनाएं सिर्फ कागज में ही रहकर सिमट जाएंगे महोदय। आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, किचन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी, उसमें भी भारी कमी आई है महोदय। केवल आधारभूत संरचना में नहीं, मैन पावर की उपलब्धता और प्रशिक्षण में भी झारखंड काफी पीछे है महोदय। जब मैन पावर पूरा ही नहीं होगा तो उसका प्रशिक्षण नहीं होगा तो बच्चे की कैसे देखभाल करेंगे महोदय और उनका समुचित विकास कैसे होगा महोदय। राज्य में आंगनबाड़ी के संचालन के लिए जो CDPO के पद होते हैं वो सिर्फ 224 पद सृजित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा महोदय, इनमें से केवल 56 पद ही भरे गए। 224 पद जो है सृजित है उनमें से सिर्फ 56 पद भरे गए हैं और जबकि 168 पद खाली हैं। इसके अनुसार लगभग 172 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक CDPO चाहिए, जबकि आज लगभग 688 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक CDPO है महोदय। बिना CDPO के आंगनबाड़ी की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, अब ये तो अगुआ सरकार ही जाने महोदय। इसी तरह 1344 सुपरवाइजरों के पद में से 905 पद खाली है महोदय। 722 आंगनबाड़ी वर्कर और 3880 आंगनबाड़ी हेल्पर के पद खाली पड़े हैं महोदय। मेरा सुझाव है सरकार को महोदय कि कर लेते हैं, फिर सुन लेंगे। वो शुरू करके आप क्या मैं पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय? बोलिए। नहीं देख रहे हैं आप हम पहले ही खड़ा हुए थे, आपके क्वेश्चन किस संक्रमण काल से आप गुजर रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष? हम आप ही की तरफ देखे रहे, इतना सुंदर रंग का बांधी है उधर देखे नहीं, ये तो मेरा नजर खराब हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं पहले खड़ा हुआ था, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। चूंकि प्रश्न काल शायद आप नहीं भी देख सके होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें से। हम बोले प्रश्न तो मैं ये कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय आप हमारे क्षेत्र की घटना है जी बताइए। और घटना बिल्कुल बड़ा सुनियोजित तरीके से घटित हुई है। होली के दिन सब लोग गुलाल रंग खेलते हैं, हम सब जानते हैं। धनवाद थाना के खोड़थंभा में जब होली खेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका वहां पर, और उसके बाद फिर उधर से पत्थर चला, पेट्रोल बम चला, बोतलें चली, कई लोगों की दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, पुलिस ने इसके बाद केस किया।
यानी तुष्टीकरण की राजनीति के भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया और 80 में से 40 हिंदू के ऊपर और 40 मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो जानकारी मिली। उस 22 में भी 11 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई और 11 मुसलमानों की हुई। भाई ये क्या मतलब है? हिंदू तो जा रहे थे अपने हाथों में रंग लेकर के, गुलाल लेकर के, अबीर लेकर के खेल रहे थे। उनके हाथ में ना पत्थर था, ना कोई लाठी था, ना पेट्रोल बम था, ना कोई बोतल था। तो केस तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और उसके बाद रात में प्रशासन घर घर से जाकर के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। यानी लगा कि कोई लोगों ने क्राइम किया है इस प्रकार से। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय है, हमें राज्य में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतनी जुलूसें होते रहेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए आप क्वेश्चन आवर को बंद करके आप इस पर बहस कराइए। चलिए प्रदीप जी, माननीय महोदय जवाब दे रहे। जो बातें अच्छी हो, उन बातों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। यहाँ से मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आसन की ओर से, पूरे विधानसभा की ओर से बधाई जाना चाहिए एकरा मस्जिद के उन मुसलमानों को और महावीर मंडल के उन तमाम हिंदू नेताओं को जिन्होंने मिलकर होली खेला और पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए परिचय देते हुए बगैर किसी ये चित्रण है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक प्रायोजित कोशिश की गई। हमारे प्रशासन ने बड़े संयम का परिचय देते हुए बगैर किसी जान के नुकसान के, हाँ ये सही है कि कुछ गुंटियां जली है, कुछ दुकानें जली है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अरखांगों का जुलूस जिला प्रशासन के बताए जाने पर वैकल्पिक मार्ग से निकल गया। गुंडरी के जुलूस में कौन वो लोग थे जिन लोगों ने जिला प्रशासन के साथ हाथापाई की? कौन वो लोग थे जो जिला प्रशासन के रोके जाने के बाद भी मस्जिद के समक्ष गए और इन घटनाओं को अंजाम दिया? मान्यवर, ये देश में समाज को बांटने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश से चली है, होली और जुमे का नमाज, ये लोग आज इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि पूरा झारखंड इनके बहकावे में नहीं आया। ये लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि एक बात गौरथम्बा के होने वाले लोग इन प्रश्नकाल होने वाली बातों में आ गए। आदरणीय प्रतिपक्ष सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, विषय तो सरकार के समक्ष हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष सारा विषय को रख दिए, तो फिर क्वेश्चन और चलने दीजिए। मान्य सदस्य, इसके बाद राज सिन्हा जी का सवाल था। आसन पर जाए, मान्य सदस्य आसन पर जाए, आसन पर जाए। हो गया, विषय आ गया। विषय बाबूलाल जी नेता प्रतिपक्ष माननीय सारा को रख दिया है। अब बेल पर आने का कोई औचित्य नहीं बचता है। अमित जी, राम प्रकाश जी, आसन पर जाए। माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी का जवाब कौन दे रहा है? राजस्व माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी का प्रश्न का जवाब आसन पर। ठीक है, विषय तो आ गया। मान्य सदस्य आग्रह है कि प्रश्नकाल को बाधित न करें। प्रश्न था महोदय, उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि महोदय सुरक्षा जोखिम, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का, लघु खनिज एवं पत्थर के बालू खनन का। माननीय मंत्री जी, ये महोदय, तो सरकार का उत्तर उनको मिला हुआ है महोदय, और हम समझते हैं कि आदरणीय प्रदीप बाबू संतुष्ट होंगे जवाब से महोदय।
आप माननीय सदस्य कुछ पूछेंगे? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अपने उत्तर भी अंकित किए हैं। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। उस उत्तर में सरकार ने यह कहने का प्रयास किया है कि हमारे अधीनस्थ पदाधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है उसके तमाम चीज अंकित है कि 3 वर्षों में इतने हमने केसेस किए, इतने चीजों को सीज किया। अध्यक्ष महोदय, कुल 5153 केस हुए हैं 3 वर्षों में। यह देखने में तो बड़ी संख्या लगती है 3 वर्षों में, लेकिन इसे साल भर अगर डिवाइड किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो यह 1700 के लगभग आता है। एक साल में 1700 केस हुए। इस राज्य में 606 थाने अध्यक्ष महोदय, यानी साल भर में एक थाने ने 3 केस से भी कम केस किया। ये है इसकी कहानी। हम केवल सरकार से यही जानना चाहते हैं कि यह 3 केस एक थाने पर करके क्या सरकार इस राजस्व के चोरी को रोकने में सफल हुई है? खुद सरकार इससे संतुष्ट है? क्योंकि अंतिम खंड में इन्होंने कहा कि यथोक्त, यानी इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है, जो हमने कह दिया वो समुचित है, उससे आगे हमें कुछ कहना नहीं है। तो क्या सरकार इतनी ही कार्रवाई से संतुष्ट है कि और कुछ बेहतर करने का प्रयास सोच रही है सरकार? ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इतने नहीं बिल्कुल कार्रवाई को जो संसूचित करके आपने माननीय सदस्य को बताया है, यही अंतिम है कि इससे आगे भी कुछ करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल महोदय, माननीय सदस्य जी की जो चिंता है वो लाजमी है महोदय, और हम लोग इसके आगे भी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे महोदय। राज्य का राजस्व का कहीं हानि अगर होगा तो निश्चित तौर पर विभाग सरकार उस पर कार्रवाई करेगी महोदय, और 2017 का जो नियमावली है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के निश्चित संकल्प लिए है महोदय, और कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। ठीक। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, जब आपने छेड़ा है इसको अंतिम रूप दे, जो 2017 की कानून का हवाला दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, उसमें ई चालान के प्रावधान है कि भाई ई चालान करेगा, जनरेट करेगा। फिर है कि भाई सभी वाहनों में जो वाहन है, ट्रांसपोर्टिंग के जो वाहन होंगे उसमें जीपीएस भाई लगाया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज फेल है। ई चालान सिर्फ जनरेट होता है। आप बगल बिहार को देखें तो ई चालान उसके कांटे से जुटा हुआ है, यहाँ ई चालान कांटे से जुटा हुआ नहीं है। वो व्यक्ति बैठ के ई चालान करता है। भाई कांटे से अगर उसको हम जोड़ दें तो फिर ई चालान में जो ओवरलोडिंग है वही कम होगा। सरकार उस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। दूसरा, जो जीपीएस का है उसका भी नियंत्रण इनके पास नहीं है। जीपीएस का नियंत्रण वाहन मालिकों के पास है, जीपीएस का भी नियंत्रण आपके पास हो। आप इस दिशा में क्या प्रयास कीजिएगा? और तीसरी चोरी होती है कि जितनी भूखंड दी जाती है अध्यक्ष महोदय लीज के लिए, उस भूखंड से इतर लोग खनन करता है, उसके अलावे खनन करता है। मैप तो आप बना देते, लेकिन धरातल पर उस मैप को दरकिनार करके कोई अलग भूमि पर, भूखंड पर लोग खनन करता है। उसके लिए सरकार नियंत्रण के लिए क्या करती है, ये हमें सरकार बताए। अब प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। अंतिम में बोल दीजिए आप। अंतिम। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए महोदय, जिला खनन कार्यालय के द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में टीम गठित है महोदय, और समय समय पर कार्रवाई होते चली आ रही है महोदय। समय समय पर कार्रवाई आगे भी होगा। माननीय प्रदीप जी का जो सुझाव है निश्चित तौर पर उसको हम लोग ग्रहण करेंगे और ग्रहण के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है। राज सिन्हा जी, राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। केंद्र सरकार को कहना तो एनआरसी के लिए आप यहाँ से लिखिए, या तो आप कोई कमेटी बना करके एक एक आबादी को देखिए कब कौन कहाँ से आया है। हम मुसलमानों का ही नहीं कह रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। सीट हम लोग नहीं घटे, इसकी हम भी आपके साथ हैं, पूरी तरह से उसमें प्रयास करेंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे।
लेकिन नहीं, ये जो हम सब लोगों के सामने समस्या है, आदिवासियों की आबादी दिनों दिन लगातार कम हो रही है और सबसे अधिक तो संथाल परगने में कम हुआ है। हमें ये चिंता का विषय है। चलिए बोलिए आप। नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को भी किसी को नहीं देंगे, आप माननीय मंत्री जी बोलेंगे, बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को सुन रहे थे। बड़ा सारगर्भित बात उन्होंने कही कि आबादी के प्रपोर्शनेट में सीटों के घटने का मुद्दा था। मेरे दो प्रश्न हैं। 15 नवंबर 2000 को जब यह राज्य अलग हुआ, बिहार राज्य में पिछड़ों की को 27% आरक्षण था, झारखंड में घटकर 14% हो गया। बहुतेरे जिले ऐसे हो गए जहां पिछड़ों का आरक्षण 0 हो गया। क्या पिछड़ों की आबादी घट गई थी, जिसके चलते आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27 से घटाकर 14% कर दिया? दूसरा प्रश्न मैं और उनसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि सन 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। जब 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ और साल 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो कौन तथ्यात्मक आंकड़े उनके पास है जिनके आधार पर वो कहते हैं? मैं चमरादा की बात से बिल्कुल सहमत हूं मान्यवर। सिसई की आबादी वही रह गई, गुमला की आबादी वही रह गई, पीरटाड़ के जंगलों में लोग वही रह गए, लेकिन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग शहरों में जैसे शहरों में कौन से लोग आकर बाहर से बसे, जिन लोगों ने पूरी डेमोग्राफी बिगाड़ के रख दी झारखंड की। झारखंड की बांसुरी रुक गई, झारखंड की मांदर की थाप रुक गई। क्रिसमस में रांची में जो उत्सव होता था वो उत्सव खत्म हो गया। और ये क्यों खत्म हो गया, इसका भी जवाब देंगे आदरणीय बाबूलाल जी? माननीय मंत्री जी, बाबूलाल जी आप मंत्री जी को बोलने दीजिए आप। चलिए, आपको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बोलिए। मैंने इसलिए कह रहा था क्योंकि विधायक मंत्री जी हैं और उन्होंने हमसे सवाल किया, तो इसलिए मैंने कहा कि पहली बात कि जो मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया, 1951 से और 2011 के बीच का जो सेंसस है, अगर आप कोई एक्सपर्ट को विभाग के मंत्री जी आप लगा दीजिए और उसको आप सर्वे करा लीजिए, उसमें कोई बहुत इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप जैसे बिहार में आबादी थी, यहाँ हुआ, मैं आपके जानकारी के लिए, क्योंकि झारखंड राज्य बना तो फिर रिजर्वेशन देना था। आबादी का जो प्रोपोर्शनेट है वो बिल्कुल बिहार में जो थी, बिहार में ट्राइबल को 26% रिजर्वेशन कहाँ था। राज्य जब अलग हुआ तो यहाँ 26% से अधिक ट्राइबल की आबादी है, तो इसलिए रिजर्वेशन 26% ट्राइबल को मिला। 12% के करीब एससी आबादी है तो उनको 10% मिला, नहीं 11 पॉइंट समथिंग थे। और उसके बाद जो 50% से अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए शेष जो बचा 14% वो यहाँ पर ओबीसी वर्ग को दिया गया। उसके बाद भी हम सब ने बहुत कोशिश की तो 73% रिजर्वेशन को हम लोगों ने ले गया था, जिसमें ओबीसी को 27% हमने रिजर्वेशन दिया। इसके बाद जब कोर्ट लोग गया और कोर्ट ने फिर उसको ट्रैक डाउन किया, तो हमें इस बात को, तथ्यों को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। वो सब चीजें फाइल में अंकित है, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जो जिन जिलों में रिजर्वेशन जहाँ शून्य हो गया है, आज से नहीं, आप बिहार से रिकॉर्ड मंगा लीजिए। 1991 में बिहार सरकार ने, जब लालू यादव वहां के मुख्यमंत्री थे, उसी समय डिस्ट्रिक्ट रिजर्व रोस्टर का जो रिजर्वेशन लागू हुआ, झारखंड सरकार ने उसको एडॉप्ट किया है मात्र। इसीलिए ये कहना कि भाई यही ने कर दिया, इसके जवाब देना, इसलिए मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं, और बिहार से आप पूरा मंगा लीजिए, पूरा दस्तावेज, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि हम बिना दस्तावेज के नहीं बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोड़ दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए। सर, ये एक मंत्री जी, हम भी सोचते थे सर, क्या एक सेकंड से बोल, अब जानकारी देना चाह रहे हैं सर। अभी ये बात सही है सर, हेमलाल बाबू जी ने जो बातें कहा सर, डिमोलिटेशन के बारे में जो बातें आ रही है सर, एक साजिश के तहत झारखंड को सर ये लोग तोड़ना चाह रहा है, बंटवाना चाह रहा है सर। असम में आप देखिएगा सर, वहाँ पे ऐसा काट दिया है सर जो कि आदिवासी अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, और सर जो वोट जो परसेंटेज है सर,
एकदम कम करें, ताकि वहां जो जीते भाजपा ही जीते। तो किसी कीमत पर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबूलाल जी सर जी सर, ठीक ठीक हो गया, आ गया सर कंप्लीट नहीं हुआ है। मना करे सर, झारखंड में किसी कीमत पर डिमोलिटिशन नहीं होने देंगे सर हम लोग। ठीक ठीक, चलिए बोलिए मंत्री जी। क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आ रहा था सर, 51 से घटता आदिवासी का ही घट रहा है, दूसरे को नहीं घट रहे हैं। तो हम डिलिमिटेशन एक्ट को निकाल करके पढ़े, कई बार पढ़े सर। यहाँ पर अगर लिखा हुआ ये दिखाई देता हमको कि अगर पॉपुलेशन घट जाएगा तो हम सीट भी घटा देंगे, तो हम मान लेते, लेकिन ऐसा कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसीलिए मैंने विपक्ष के भी सभी लोगों को कहा, आने वाला कल में बचाइए, 26 के बाद फिर होने वाला है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या सहयोग होगा। पिछले कल में तो खैर किसी तरह से बच गया, आने वाले कल में क्या होगा उसके विषय में मैं आग्रह कर रहा था सर। दूसरी बात फिर मैं एक कहूंगा, अब ये भी वैसे ही बात है सर, फिर हमको गाली देने लगेंगे। ये सरना कोड वाला बंद कर दिया 7वां नंबर कॉलम को। 11 लाख 2011 में 50 लाख लोग लिखे सरना। वो क्यों हुआ सर? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला 2010 में कि अगर मेरा फॉर्मेट में तुम जैन से ज्यादा लिखा के लाओगे तो तुमको कोड मिल जाएगा। तो हम लोग 2011 में इतना लिखने शुरू कर दिए कि जैन का 41 या कितना लाख है जो भी है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया। तो अब 2021 का जनगणना में उस जगह जो 7वां कॉलम था उसी को बंद कर दिया सरकार ने। गृह मंत्री जी ने किए या तो प्रधानमंत्री जी ने किए, लेकिन सरकार ने कर दिया बंद। अब हम लिखेंगे कहां सरना, हम लिखेंगे कहां, कौन जगह से गणना नहीं होगा। ये हमारी जो सर कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं। हमारा फंडामेंटल राइट प्रस्तावना क्या कहता है सर? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ